आज भारतीय सिनेमा के आसमान का एक बहुत ही रोशन सितारा हमेशा के लिए बुझ गया है। धर्मेंद्र देओल, जिन्हें हम सब प्यार से ही मैन और धर्मपाजी कहते थे, 89 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए हैं। आज हम यहाँ सिर्फ एक श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं हैं। हमारे पास जो सूत्र हैं वो सिर्फ उनकी फिल्मों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि पंजाब के एक छोटे से गांव का एक लड़का आखिर 65 साल तक दर्शकों के दिलों पर कैसे राज कर सकता है। आज की हमारी पड़ताल इसी असाधारण सफर को समझने की है। और ये सफर सिर्फ एक अभिनेता की कामयाबी का नहीं है, ये असल में भारतीय हीरो की परिभाषा के बदलने की कहानी है। मतलब एक तरफ राज कपूर का ट्रैम्प था, दिलीप कुमार का ट्रेजेडी किंग था और देवानंद का शहरी चार्म, और फिर आए धर्मेंद्र। उन्होंने एक ऐसी मर्दानगी को पर्दे पर उतारा जो ताकतवर थी लेकिन जमीनी भी, जो गुस्से में थी लेकिन जिसकी आंखों में एक मासूमियत थी। उनकी कहानी ये समझने के लिए जरूरी है कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग पर्दे पर खुद को किस रूप में देखना चाहता था। तो चलिए इसी पहेली को बिल्कुल शुरुआत से खोलते हैं। हमारे पास जो सूत्र हैं उनमें से एक चीज जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये पूरा सफर शुरू कहां से हुआ। पंजाब का नसराली गांव, एक स्कूल हेडमास्टर का बेटा और पर्दे पर दिलीप कुमार को देखने का एक पल। ये सपना उस वक्त कितना बड़ा और कितना नामुमकिन सा लगता होगा। ये लगभग पागलपन जैसा था। 1950 के दशक के आखिर में फिल्म इंडस्ट्री कुछ खानदानों और कैंपों में बटी ही थी। मतलब बिना किसी गॉडफादर के यहाँ आना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यहीं पर एक चीज ने उनके लिए दरवाजा खोला। 1958 का फिल्म फेयर न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, ये इंडस्ट्री के लिए बाहर से प्रतिभा खोजने का एक नया जरिया था। इसे जीतना उनके लिए लॉटरी लगने जैसा था। इसने उन्हें हजारों दूसरे संघर्ष करने वालों से मीलों आगे खड़ा कर दिया और सीधे मुंबई पहुंचा दिया। और मुंबई आते ही सब कुछ आसान नहीं हो गया। संघर्ष का दौर शुरू हुआ। पहली फिल्म मिली 1960 में, दिल भी तेरा हम भी तेरे, और यहीं पर वो मशहूर किस्सा है जो उनके जमीनी जुड़ाव को दिखाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपए मिले थे, एक साइनिंग अमाउंट के तौर पर। सिर्फ 51 रुपए। हाँ। ये रकम आज मजाक लग सकती है, लेकिन ये उस दौर की हकीकत है। और ये सिर्फ 51 रुपए नहीं थे, ये उस सपने की पहली कीमत थी, मुंबई में टिके रहने का जरिया थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि शुरुआती फिल्मों में उन पर दिलीप कुमार का असर साफ दिखता है। एक ठहराव, एक नरमी, वो एक शर्मीले रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी जगह बना रहे थे। हाँ, बंदिनी या अनपढ़ जैसी फिल्मों को देखें तो उनका किरदार एक बहुत ही भले सीधे साधे इंसान का था, एक ऐसा हीरो जिसमें एक तरह की शराफत थी। तो फिर ये छवि पूरी तरह से बदली कैसे? वो कौन सा मोड़ था जहां से रोमांटिक हीरो ही मैन बन गया? वो मोड़ था 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर। ये फिल्म एक धमाका थी और इसने धर्मेंद्र की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। इस फिल्म की कामयाबी के पीछे सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि धर्मेंद्र का अभिनय का तरीका था। उन्होंने एक शारीरिक अभिनय, एक फिजिकल एक्टिंग का ब्रांड बनाया जो उस वक्त नया था। वो अपने शरीर से, अपने कंधों के इस्तेमाल से गुस्सा या ताकत दिखाते थे जो डायलॉग से ज्यादा असरदार होता था। और इसी फिल्म में हिंदी सिनेमा का शायद पहला शर्टलेस सीन था ना, जिसने उन्हें ही मैन का खिताब दिया। हाँ, लेकिन वो सीन सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नहीं था, वो उस किरदार की कहानी कहता था। एक ऐसा इंसान जिसके पास समाज के दिए हुए कपड़े या इज्जत नहीं है, सिर्फ उसका अपना शरीर और उसकी ताकत है। उस एक सीन ने उन्हें एक नए तरह के माचो हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। यहीं से एक ऐसे हीरो का जन्म हुआ जो सिस्टम से लड़ता है लेकिन जिसका दिल सोने का है। ये एक ऐसा फॉर्मूला था जो दशकों तक चला। लेकिन जो बात धर्मेंद्र को बाकी एक्शन हीरो से अलग करती है वो ये कि उन्होंने खुद को इस ही मैन की छवि में कैद नहीं होने दिया। जब हम एक्शन की बात करते हैं तो जाहिर है शोले का जिक्र सबसे पहले आता है। वीरू का किरदार आज भी दोस्ती की मिसाल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कई सूत्र कहते हैं कि शोले में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला किरदार जय वीरू के चुलबुलेपन पर भारी पड़ गया था। इस केमिस्ट्री की सफलता का असली राज क्या था? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, जय का किरदार इंटेंस था, शहरी विद्रोह का प्रतीक था, लेकिन वीरू का किरदार भारत की आत्मा से जुड़ा था। वो दिलदार है, मजाकिया है, गांव की बसंती से प्यार करता है और टंकी पर चढ़कर ड्रामा भी करता है। जय और वीरू की केमिस्ट्री इसलिए चली क्योंकि वो एक सिक्के के दो पहलू थे। एक आग था तो दूसरा पानी।
अमिताभ उस पीढ़ी की आवाज थे जो सिस्टम से निराश थी, जबकि धर्मेंद्र उस पीढ़ी की उम्मीद थे जो मानती थी कि दिल और दोस्ती से सब कुछ जीता जा सकता है। उन्होंने एक दूसरे को पूरा किया, किसी ने किसी को कम नहीं किया। ये बहुत सही विश्लेषण है। और शोले के अलावा धर्मवीर या प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों ने तो उन्हें ग्रामीण भारत में एक भगवान जैसा दर्जा दे दिया था। बिल्कुल, वो जनता के हीरो थे। लेकिन यहाँ पर उनकी प्रतिभा का असली कमाल देखने को मिलता है। जिस साल यानी 1975 में वो शोले में देश के सबसे बड़े एक्शन हीरो थे, उसी साल ऋषिकेश मुखर्जी के चुपके चुपके भी आई। एक तरफ वीरू का एक्शन और दूसरी तरफ प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी की लाजवाब कॉमेडी। ये सिर्फ उनकी रेंज नहीं दिखाता, ये 1975 के सिनेमाई माहौल को भी दर्शाता है। वो कैसे? जरा से खोलकर समझाइए। देखिए, 1975 में एक तरफ बच्चन का एंग्री यंग मैन शहरी विद्रोह का चेहरा बन रहा था, दूसरी तरफ धर्मेंद्र ने शोले में एक देहाती दिलदार हीरो और चुपके चुपके में एक पढ़े लिखे मजाकिया प्रोफेसर, दोनों किरदारों से दर्शकों को जोड़ा। उन्होंने साबित किया कि हीरो बनने का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था, और उन्होंने एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग को साधा जिसे शायद बच्चन की इंटेंसिटी से ज्यादा धर्म की सहजता पसंद थी। एक ही साल में देश की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म और सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म का हीरो होना, ये असाधारण है। और कॉमेडी और एक्शन के परे भी एक धर्मेंद्र थे। हमारे सूत्र बताते हैं कि वो खुद अपनी सबसे बेहतरीन फिल्म सत्यकाम को मानते थे, 1969 की। ऋषिकेश मुखर्जी की ही एक और फिल्म जिसमें उन्होंने एक आदर्शवादी ईमानदार इंजीनियर का किरदार निभाया था। हाँ, और सत्यकाम को समझना धर्मेंद्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसने उन्हें एक अभिनेता के तौर पर अमर कर दिया। उस किरदार की ईमानदारी दर्शकों को इतनी असली लगी क्योंकि वो धर्मेंद्र की अपनी शख्सियत से मेल खाती थी। ही मैन की छवि के पीछे जो एक संवेदनशील, सीधा और सच्चा इंसान था, सत्यकाम ने उसे पर्दे पर उतार दिया। यही वजह है कि वो इसे अपने दिल के सबसे करीब मानते थे। और ये जो जमीनी जुड़ाव उनके किरदारों में दिखता था, वही उनकी निजी जिंदगी का भी एक बड़ा हिस्सा रहा। पर्दे पर एक पारिवारिक हीरो की छवि असल जिंदगी में भी उतनी ही मजबूत थी। हाँ, उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई और उनके बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। फिर हेमा मालिनी जी से उनकी शादी, जिनसे उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब जोड़ियों में गिना जाता है। आज देओल परिवार बॉलीवुड का एक मजबूत फिल्मी घराना है। ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये एक ब्रांड है। सनी देओल में वही ही मैन वाला गुस्सा और देशभक्ति दिखती है, तो बॉबी में शुरुआती दौर वाला रोमांटिक चार्म। ये उनकी विरासत का एक जीता जागता स्वरूप है जो आज तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुका है। अभिनय और परिवार के अलावा उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 2004 से 2009 तक बीकानेर से भाजपा के सांसद रहे, लेकिन ये पारी बहुत सफल नहीं मानी जाती। और शायद यही बात उनकी शख्सियत का एक और दिलचस्प पहलू दिखाती है। सूत्रों के अनुसार वो कभी पारंपरिक राजनेता बन ही नहीं पाए। संसद में उनकी उपस्थिति कम रहती थी क्योंकि वो अक्सर कहते थे कि उन्हें दिल्ली मुंबई की नौटंकी से ज्यादा अपने लोगों के बीच, अपने खेतों में रहना पसंद है। उनका स्टारडम जमीनी था, राजनीतिक दांव पेच वाला नहीं। वो एक कलाकार थे और हमेशा कलाकार ही रहे। और एक कलाकार के तौर पर उन्हें सम्मान भी बहुत मिला। 1997 में फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में भारत सरकार का पद्म भूषण। लेकिन मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी प्रेरणादायक बात यह थी कि वो आखिरी सांस तक काम करते रहे। 87 साल की उम्र में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनका वो किरदार, आखिरी सीन में शबाना आजमी के साथ उनकी वो खामोश मोहब्बत, दर्शकों की आंखें नम हो गई थी। वो एक तरह से उनके सफर का पूरा होना था। फूल और पत्थर की कच्ची ताकत से लेकर रॉकी और रानी की नाजुक भावनाओं तक उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा कलाकार उम्र के साथ और निखरता है। और उनकी आखिरी बड़ी परियोजना थी श्रीराम राघवन की फिल्म 21, जो 1971 युद्ध के हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है। इसमें उन्होंने अरुण के पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल का किरदार निभाया है। और ये एक बहुत ही मार्मिक संयोग है कि जिस दिन उनका निधन हुआ, उसी दिन इस फिल्म से उनका कैरेक्टर पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में उनकी आंखों में एक गर्व है, एक शांति है। सोशल मीडिया पर प्रशंसक इसे उनका ताकतवर अलविदा कह रहे हैं।
वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी शायरी भी साझा करते थे और उनका आखिरी पोस्ट अब एक विदाई संदेश की तरह लग रहा है। ये वाकई बहुत भावुक करने वाला है। जैसे वो जाते जाते भी अपने काम के जरिए हम सबसे जुड़े रहना चाहते थे। एक पिता का किरदार निभाते हुए दुनिया से विदा लेना, ये उनकी पूरी जिंदगी का सार है। एक पारिवारिक इंसान, एक मजबूत स्तंभ। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक ही मैन नहीं थे, वो एक विरोधाभास थे। वो ताकतवर थे पर संवेदनशील भी। वो एक्शन हीरो थे पर कॉमेडी के बादशाह भी। उन्होंने एक ऐसी भारतीय मर्दानगी को पर्दे पर जिया जो आक्रामक नहीं बल्कि रक्षा करने वाली थी। सत्यकाम की ईमानदारी से लेकर शोले की दोस्ती तक उन्होंने हर किरदार को अमर कर दिया। धर्मेंद्र का सफर आज बेशक थम गया है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उनका प्रभाव सिर्फ उनकी 300 से ज्यादा फिल्मों में नहीं है, बल्कि उस एहसास में है जो उन्होंने करोड़ों लोगों को दिया। एक अपनेपन का एहसास। लोगों को हमेशा लगा कि धर्मपाजी हमारे बीच के ही हैं, बस वो पर्दे पर चले गए हैं। ये जुड़ाव ही उनकी सबसे बड़ी कमाई है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक सितारे की असली कामयाबी क्या है? बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड या लोगों के दिलों में जगह बनाना? धर्मेंद्र की कहानी हमें दिखाती है कि सबसे बड़े स्टारडम के बीच भी अपनी जमीन से जुड़े रहना, अपनी सच्चाई को न छोड़ना मुमकिन है। सवाल यह है कि क्या उनकी सबसे बड़ी जीत उनका हीमैन बनना था, या ये कि वो अंत तक धर्म बने रहे? एक ऐसा इंसान जिसने गांव से आकर सितारों को छू लिया, लेकिन अपने अंदर के गांव को कभी मरने नहीं दिया।